सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, जिस तरह से अभी हमने देखा कि नैब तरमीम केस की समाअत, जिस पे अभी बताया जा रहा है कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और हुक्मनामा भी इस हवाले से लिखवाया गया। आज हमने देखा कि बानी पीटीआई, जिनकी आज वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी थी इस केस में, और जब वो पेश हुए तो मुकालमा भी सामने आया चीफ जस्टिस के हवाले से भी और जो बाकी दीगर जजेस हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के मुकालमा, और इसमें जब उन्होंने बात की मुल्की मसाइल की और साथ ही साथ उन्होंने जब ये बात की कि दुबई लीक्स का हवाला भी उनकी जानिब से दिया गया, और उन्होंने ये बात की कि जब जनाब मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, फिर अपने दौरे हुकूमत का जिक्र छेड़ा और उस वक्त जो ग्रोथ थी इकोनॉमी वाइज, जो उस वक्त जो सिचुएशन थी, उसका भी हवाला दिया गया बानी पीटीआई की जानिब से। तो जिस पर हमने देखा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनकी जानिब से कहा गया कि आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं। अगर सारी सिचुएशन ऐसी है तो आपके जो सियासी लोग हैं, जो आपके सियासी साथी हैं, उनके साथ बैठकर हल निकाला जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये बात जो उन्होंने एक एडवाइस भी की कि जब मुल्क में जब आग लगी हो और तो पहले ये नहीं देखा जाता कि आग पाक है या नापाक है, बल्कि उसको बुझाया जाता है फौरी तौर पे। बानी पीटीआई की जानिब से खदशात का इजहार किया गया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आप पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। उनकी सियासत के हवाले से ये बात भी सामने आई। अब इस सारी सिचुएशन में जो हमारे जजेस की एक एडवाइस भी सामने आई, जिस पे बानी पीटीआई की जानिब से ये बात भी की गई कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। जजेस के उनकी जानिब से उन्होंने जजेस को ये कहा कि हम आपकी जानिब देख रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा इस सारी सिचुएशन में, जिस पे जजेस ने कहा आप हमारी तरफ और हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कुछ होता है तो हम आपसे शिकवा करेंगे। ये सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। जो आज जजेस का मुकालमा हुआ और जिस तरह से जजेस की जानिब से ये कहा गया कि मुल्की मसाइल हैं तो उनको बैठकर हल किया जाए, इस पे ज़ाहिर सी बात है जो भी सारी सिचुएशन है उस पर किस तरह से हमारे तज्ज़ियाकार इसका तज्ज़िया करेंगे। मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब रांची स्टूडियो से हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं, ज़ाहिर शाह शराजी पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ये भी हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। आपका हम खुसूसी शुक्रिया अदा करेंगे। आगाज़ करेंगे, लगारी साहब आपकी जानिब आती हूँ। अभी जो इस केस के हवाले से तो कहा जा रहा है कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया, हम इस केस के हवाले से बात तो करेंगे, वो हम करते भी आए हैं, लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर जो बानी पीटीआई का जो मुकालमा रहा और जजेस की जानिब से भी उनको एक एडवाइस की गई, एक मशवरा दिया कि आप सियासी जो साथी हैं उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, हल निकालें अगर इतने मसाइल हैं और आपकी बातें खौफजदा कर रही हैं। तो सर, ये बड़ी एक सेन किस्म का उनकी जानिब से एडवाइस दी गई थी, कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन? मेरे ख्याल में वो मुकालमा मैंने भी पढ़ा है और सब पूरे मुल्क में जो लोग देख रहे हैं, टीवी को भी और अखबारात को भी पढ़ रहे हैं और लम्हा लम्हा इतलात आ रही हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि मुझे ये लगा है, जिसका मुझे अफसोस है, कि बानी पीटीआई अभी तक चीज़ों के रियलाइजेशन के बारे में एक पॉजिटिव स्टेप लेने को तैयार नज़र नहीं आते हैं। फिर खुद जज साहिबान, उनका भी एक नुक्ता नज़र मुख्तलिफ रहा है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, नहीं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आइन सुप्रीम है। मेरे ख्याल में हमें इन मबाहिस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट वो है जो आइन साजी करती है, आइन में तरामीम कर सकती है। आइन आज ख़ुद अपने अंदर कोई तरमीम नहीं कर सकता है। आइन एक रवां फरमाने रियासत है जो हमा वक्त मौजूद है, हमा वक्त जारी और सारी है, लेकिन पार्लियामेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आइन को रोक कर कह सकती है कि आपके अंदर ये जो लफ्ज़ है, ये जो कॉमा है, ये जो फुल स्टॉप है, ये जो हर्फ है, हम इसको हटा रहे हैं, तो पार्लियामेंट का ये अख्तियार है। पार्लियामेंट के लिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो कोर्ट की हद तक तो सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट की हद तक सुप्रीम है, लेकिन रियासत में सुप्रीम जो है वो बहरहाल पार्लियामेंट है। हमें पार्लियामेंट को ये तौकीर देनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइन ऐसी चीज़ है जिसको जब चाहा कान से मरोड़ा और पकड़ कर इधर उधर कर दिया, ये भी दुरुस्त नहीं है।
मतलब रियासत जो तवाज़ुन कायम करता है, आइन तवाज़ुन कायम करता है और पार्लियामेंट उस तवाज़ुन को बरकरार रख के बाकी इदारे उसके साथ होते हैं। बानी PTI ने अच्छी मिसाल दी और कि जनाब केजरीवाल साहब को बहुत अपना इलेक्शन से पहले रिहा कर दिया गया, लेकिन इलेक्शन से पहले आज़ाद किया, इलेक्शन से पहले रिहा कर दिया गया था और मुझे तो जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ा है। तो ये सूरत हाल क्यों पेश आई है? केजरीवाल के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो भी देखना चाहिए। अगर PTI के सरबराह के साथ कोई साबिक सरबराह के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उसको भी देखना चाहिए। ज़ाहिर है कोर्ट के सामने ये मामला है। बानी जी बोले। जी लगारी साहब। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वो मामलात हैं जो कोर्ट के पेश नज़र हैं। उनके साथ कोई बड़ा नहीं किया है। हमारे यहाँ भारत की जमहूरियत का और हमारी जमहूरियत के दरमियान में कुछ चीज़ों का फ़र्क भी मौजूद है, हमें उसको भी ज़रूर देखना है। लेकिन केजरीवाल का और दोनों शख्सियात का अगर मुकाबला करें, मवाजना करें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वो एक डाउन टू अर्थ शख्स है, वो अनापरस्त नहीं है, वो ख़ुद पसंद नहीं है, वो तमाम इदारों से अपने आप को बालातर नहीं समझता। वो अपने तमाम लोगों को, आम आदमी को अपने से ज़्यादा अहमियत देता है और उनको बहुत रियायतें दी हैं, बहुत कुछ किया। जब वो दिल्ली में उसके पास रियासत का इक़्तिदार था और अब तक था, अब ख़त्म हो रहा है, तो तब तक उन्होंने बहुत डिलीवर भी किया है। तो हमारे यहाँ डिलीवरी नहीं है। आपने बेशक आप अपने GDP को ले गए थे 6.2 पर, लेकिन उस GDP का पाकिस्तान के आम आदमी पर क्या असर पड़ा? आम आदमी पर तो कयामत टूट पड़ी थी ना। पूरा उनका दौर जितना भी 3 साल का था वो कयामत का दौर था। उससे लोग गुजर कर आए हैं और लोग और भी कयामत से गुजरे। ये नहीं कि ये शानदार दौर है, ये भी एक कयामत का दौर है। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से अभी सारी सिचुएशन बनी हुई है और इसमें हम देख रहे हैं कि एक डेडलॉक, एक स्टेलमेट पाया जा रहा है। आज जब जजेस की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि सियासी लोगों के साथ बैठ के हल निकाला जाए, तो वहाँ पे PTI अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर रही थी। यही जिस तरह से अभी लगारी साहब भी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा 5 दिनों में मुझसे इलेक्शन से 5 दिन पहले तमाम केसेस में मेरा फैसला सुना दिया गया और 5 दिनों में सज़ाएँ दी गई। तो आपने समझते कि अब ये माजी को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगेन वही अदलिया का इस वक्त क्या किरदार होगा सारी सिचुएशन में? आज तो बड़ी पॉजिटिव किस्म के रिमार्क्स आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि माजी से तो यकीनन सबक सीखना चाहिए और बड़ा अच्छा नज़ीर लगारी साहब ने मेरे सामने सम अप भी कर दिया। मैं तो उसके अंदर सिर्फ 2-4 अपने जो ख्यालात हैं उनका राय दे सकता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि अदलिया का काम जो है वो कोई ये नहीं है कि वो बैठ के कोई मीडिएटर का रोल अदा करे। अदलिया का काम है इंसाफ करना और आइन के तकाज़ों को सामने रखते हुए, जैसे अभी कहा गया कि जी आइन के अंदर रहते हुए अदलिया काम करेगी, उससे मावरा होके काम नहीं कर सकती। ये बात तो बड़ी तय है। दूसरी बात यह है कि उनको क्या सिखाना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए। मेरे ख्याल में अदलिया का काम है फैसले देना। अदलिया का काम जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करना और उसके अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना है। यकीनन ये एक मुश्किल दौर है और इसके ऊपर जस्टिस साहब ने कहा भी, जैसे कि खौफज़दा कर रही हैं ये बातें। मेरे ख्याल में जब 2019 में कश्मीर 2 लख्त किया गया था और हम लोग सिर्फ 3 मिनट की खामोशी इख्तियार करके 3 जुम्मे बैठ गए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब, तो वो भी एक बड़ा ख़तरनाक दौर था, बल्कि एक शाह दौर था। हमें उस टाइम पे भी ये यकीनन खौफज़दा होना चाहिए था जब हम आईन पाकिस्तान से मावरा करके, कानून पाकिस्तान से मावरा करके स्टेट बैंक के गवर्नर को लगा रहे थे, तयन कर रहे थे। ये भी ख़तरनाक दौर था। फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल और जो दहशतगर्दी की सूरत हाल थी वो भी एक ख़तरनाक तरीन दौर था। मेरे ख्याल में उस पर भी सोचना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो यहाँ ये है कि जो इस टाइम पे सारी सूरत हाल के अंदर, अगर अभी जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, 83rd फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो है जब सामने बयानिया आता है तो पता ये चलता है कि PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जो है एक इंतहाई ख़तरनाक ट्वीट जो है, एक किस्म का जो बिल्कुल जिसको कहते हैं तुर्की ब तुर्की जवाब देना,
वो सामने नजर आता है। रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाना और बात होती है, उनके खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ की फजा पैदा करना एक और बात होती है, और फिर उसको जो है तशबीह देना बांग्लादेश की सूरत हाल से, गद्दार कौम के हवाले से जो है बातें करके। क्या ये बातें जो हैं आप जो है रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं? तो हरगिज भी नहीं। और क्या आप ये जो सियासी पार्टियों से डायलॉग है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि आप सियासी पार्टियों से या हुकूमत से डायलॉग करें? ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए मेरी राय के अंदर। मैं गलत हूं तो अलहदा बात है, लेकिन मेरी राय के अंदर सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के तकाजे प्रोवाइड करना, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक इख्तलाफी नोट भी आया और 13 सफाहत के ऊपर मुश्तमिल, लेकिन उसके अंदर कहीं कानून के हवाले से, यानी कि ये इख्तलाफी नोट है, ये जजमेंट नहीं है, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस कहला सकती हैं। जजमेंट में होता तो फैसला दे देते कि जनाब ये काम होना चाहिए। अब मसला यहाँ यह है कि अमेरिका समेत, अरब समेत, चीन समेत, जापान समेत, बरतानिया समेत, क्या किसी मुल्क में किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को बराह रास्त दिखाया गया है? और अगर ये दिखाना चाहिए तो फिर ये मेरे ख्याल में हक तमाम उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो कत्ल करते हैं, डकैती करते हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके भी मुकदमात लाइव दिखाने चाहिए। ये स्पेशल सहूलियात ना जेल में किसी जो है वो शख्स को मिलनी चाहिए। तमाम इंसाफ के तकाजे सब के लिए, खास आम के लिए पूरे होने चाहिए। और आखिरी बात, अरविंद केजरीवाल की वजह से जब आप बात करते हैं तो पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है उनकी सियासत इलाकाई है, एक अपने इंडिया के अंदर एक खास जगह के ऊपर मखसूस है, जबकि जब पीटीआई की सियासत आती है तो वो मुल्की सतह और बैरून मुल्क सतह पर बात करती है। वहाँ पे तो ये आप दो चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और फिर जैसे अभी लगारी साहब मोहतरम ने फरमाया कि जनाब आप उसके साथ मुवाजना नहीं कर सकते, वो एक इंतहाई डाउन टू अर्थ आदमी है, वो तो देने वाला आदमी है, लेने वाला तो है। चलें एहतशाम साहब की जाने बढ़ते हैं। ठीक है, एहतशाम साहब की जाने बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, अभी जो सारी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वो जजेस जिनको अक्सर तनकीद का सामना रहता है कि उनके वो एक नरम गोशा रखते हैं बानी पीटीआई के लिए, आज हम वो भी देख रहे थे कि उनकी जानिब से भी बारहा ये कहा जा रहा था कि जब मुल्क में या जब कहीं आग लगती है तो उस वक्त आग को बुझाया जाता है, आग के पाक या नापाक बाद में ये देखा जाता है। और दूसरी बात कि पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल हल करने का भी उनको ये कहा गया है, ये भी कहा गया कि अगर कुछ होता है तो हम आपसे शिकवा करेंगे। कैसे देख रहे हैं, अब भी कुछ मामला बेहतर होंगे आज के आप जो मुकालमा भी देख रहे हैं और सारे सिचुएशन के बाद? माज़रत के साथ अपेरेंटली तो आमना नहीं लग रहा कि हालात ठीक होंगे। जिस तरह की सियासी तौर पे सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है और इक़्तिसादी हालत उससे भी ख़राब है, और सारा का सारा बोझ हम देख रहे हैं कि एक अरसे से अदालतों पे डाला जा रहा है। छोटा इशू है, बड़ा इशू है, पार्लियामेंट से ले के और छोटी छोटी अदालतों तक ना, जो आप देख लें कि मामला सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। मेरा ख्याल है एक आज सिल्वर लाइनिंग मुझे नज़र आई, जमाल मंदोखेल वैसे कल से उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी आ रही हैं। एक किस्म का उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस बात का इजहार किया है कि भाई देखें ये मुल्क है तो आप भी हैं, हम भी हैं, सो मनी वर्ड, अदारे भी हैं, पार्टियाँ भी हैं, लीडर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हालात को रिवर्स करना, ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। अभी अब्दुल्ला बात कर रहे थे कि जी मीडिएटर जो है ना उनको नहीं होना चाहिए अदालतों को। पहली तो बात है कि स्टेज में आमना के जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। 13 जजेज़ में आप देख लें, कहा जा रहा है आज भी 7 एक तरफ हैं, 6 एक तरफ हैं, इस तरह की सूरत हाल है। वो किस तरह के फ़ैसले करते हैं। कल जो आपने देखा कि 4 जजों ने कहा कि जी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी नहीं होनी चाहिए। अभी ये इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आज हम, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे लीडर, हमारी इशराफिया, हमारे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी आएँ मीडिएटर का रोल आप प्ले करें, फिर भी आप देख लें कि ये लड़ाई शुरू हो जाएगी पीटीआई की भी और बाकी जमातों की कि कौन बंदा होगा। एक किसी का नाम अगर कोई आ जाएगा कि जी मंदोखेल साहब को बिठा देते हैं तो आप मुझसे लिख लें, दूसरी तरफ से लोग कहेंगे ये तो पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम इनको नहीं मानते। कोई और बंदा आ जाएगा, उनका नाम आएगा, उनको नहीं मानेंगे। ये देखें ना, ये हमारे मुल्क में अपना आदमी कल्चर हर जगह पर आ गया है। अपना आदमी बिठा के उससे फ़ैसले करवाए जाएँ। देखिए जितनी नाजुक सूरत हाल हो गई है, मतलब अब अकल के होश के नाखुन हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ये मुल्क
खुदा न खास्ता न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पे कुछ अपहीवल बड़ा हो गया तो क्या होगा, लेकिन दुनिया परेशान है, हम परेशान नहीं हैं। अब असली बात यह है कि जी इस सूरत हाल में जो आज डायलॉग हुए पानी PTI के साथ, उनकी बातें हुई, देखिए अब ये केजरीवाल का तो जिस तरह लगारी साहब ने बताया उसको छोड़ ही दें, वो तो कहते हैं 850 से 900 रुपया जो है ना पूरा उनका जिस्म, उनकी बुनियान भी, उनकी कमीज़ भी, उनका पजामा भी, उनकी 8 रुपये 10 रुपये की चप्पल भी कवर हो जाती है। और एक पिछले इंजीनियर थे अपने एक प्रोफेशन में, गवर्नमेंट सर्वेंट करते रहे और फिर कई अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका घर देख लें, उनकी हालत देख लें, कोई आदमी कह नहीं सकता कि 1 टका भी उस शख्स ने बनाया होगा। वो तो अब नारेबाजी है, उनकी तरफ जाएँ, उसको छोड़ देते हैं। अब सवाल ये कि इस सूरत में क्या करने की ज़रूरत है। हम ना देखें नवाज शरीफ साहब ने, आप लाख इख्तराफ़ करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की कि यार ये बहुत मुल्क के खिलाफ हो रहा है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, आए बैठ जाते हैं। राना सनाउल्लाह जो इतने मुखालिफ थे, जो कहते थे मुझे जेल में डाला, इन्होंने 20 किलो हेरोइन डाली, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम डायलॉग का रास्ता खोलते हैं। आज आमना तंग आके उन्होंने भी कह दिया कि बानी PTI ने, वो भी कह रहे हैं नहीं, एग्जैक्टली क्या वजह नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं कि हठधर्मी है ना। आप मुझे बताएं कि आप भी इस बात पे, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आपके ख्याल में ये जो उन्होंने ट्वीट की थी, इसको डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिससे पूरा मुल्क हिजान का शिकार है। बिल्कुल आप ऐसे कंट्रोवर्शियल उसी की तरफ जा रहे हैं, उसको आप ख़त्म कर दें, अपने लिए कोई थोड़ा सा जिसको कहते हैं पब्लिक के लिए, अदारों के लिए नरम गोशा पैदा करें, आप पे बाहर आने की सूरत बने। लेकिन जो लगारी साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि जो आपकी ज़िद है, घुमंड है, एरोगेंस है, आप समझते हैं कि इस तरह करने से मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड हो जाएगा, मेरा वोटर जो है, मेरा सुनने वाला, वो समझता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के आप मैं खड़ा हो गया हूँ तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। देखिए लीडर जो है ना वो फॉलो करते हैं, नहीं करते लोगों को, लोग उनको फॉलो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। स्टेज पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ, इस स्टेज पे देखें ना, अब आप ना देखें, आप मुझे बताएंगे जब आपका वोट बैंक भी इतना इंटैक्ट हो, आपने इलेक्शन भी जीता हो, आपके सारे आसार हो कि आप इलेक्शन जीत के दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी हठधर्मी से और आपने जिसको कहते हैं मुंह से सख्त अल्फाज बोलने के बाद आप तसव्वुर करें कि आप ये लड़ाई जीत लेंगे, तो ये लड़ाई नहीं जीत सकते, ये ऐसा नहीं होगा। और अदारे भी देखना, सुप्रीम कोर्ट भी एक हद तक आपको सपोर्ट करेगा। हमने कम अज कम ये तो मान लेना कि मुल्क में गैर एलानिया या एलानिया मार्शल नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं लगा हुआ। हमने देखा है मार्शल ना, हमने भुगता है मार्शल नहीं है मार्शल। ये कहना कि जनाब मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लगा, ना एलानिया है ना गैर एलानिया, मुल्क में एक सिविलियन हुकूमत है, आप कहीं भी नहीं तलाश कर सकते कि कोई यहाँ पर मार्शल लगा हुआ है। जी हाँ, मैं इत्तेशाम साहब आपका नुकता आगे, मैं शाह साहब की जाने बढ़ती हूँ। शाह साहब अगेन वही बात आ जाती है, इस बात का इदराक जजेस को भी है, हम अदलिया में भी देख रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। जब जिस वक्त उन्होंने शिकायत के अंबार या शिकवे शिकायत किए, हमने आज बानी PTI को देखा, जब वो बैठने की बात हो रही थी, उन्होंने कहा जिस हुकूमत जहाँ मेरे खिलाफ हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, मैं उनके साथ कैसे बैठ के बात कर सकता हूँ, दुबई लीक्स का हवाला दिया। लेकिन अगेन उनकी जानिब से, जजेस की जानिब से कहा गया कि भाई बैठें आप, उन्हीं के साथ बैठ के हल निकालें। सियासतदान क्यों नहीं सीख रहे, मामला ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तीनों मेरे मोहतरम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी तमाम बातें कर ली। मैं खाली थोड़ा सा मुझे जो एक चीज़ शायद समझने की कोशिश करूँगा वो ये है कि हम एक दूसरे को मशवरे भी दे रहे हैं। अब मेन मसला तो ये कि क्या ये इख्तिलाफ इदारों के साथ है किसी भी शख्स का, या आपस में इंडिविजुअल्स का इख्तिलाफ है। हम इस बात को क्यों नहीं मानते? देखिए एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि इस वक्त जो 3-4 बड़े हैं उनके ज़ाती इख्तिलाफात और ज़ाती चपकलिश की वजह से इदारे जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं। ये एक बिल्कुल अटल हकीकत है, इसमें कोई राय नहीं है। और इसको अगर हम नहीं मानते तो हम भी आंखें बंद करते, तो भूतर वाली बात हमें भी नहीं करनी चाहिए। देखिए इख्तिलाफ ये 3-4 लोगों का है और इनको समझना चाहिए कि उन लोगों की वजह से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बदनाम भी हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कीचड़ भी उछल रहा है, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम चलता रहे वो बेचारे भी सारे बदनाम हो रहे हैं। अब आप आते हैं सियासत की तरफ, तो बिल्कुल PTI जो कि सरबराह इमरान खान साहब, उनका एरोगेंट रवैया किसी तौर पे भी किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनकी एरोगेंस और वो कहते हैं ना सेल्फ प्रेजिंग की वजह से आज वो खुद इन हालात का शिकार है। क्योंकि जब उनको कहा गया हो आप हुकूमतें रिज़ाइन न करें, तो किसके कहने पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक तो सवाल ये भी है क्या ये वही लोग थे जो आज उनसे पीछे हट गए? देखिए हमें बड़ा प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। प्रैक्टिकल बात ये कि फिर अगर आप अदलिया के अंदर देखें तो क्या वाकई बानी PTI किसी ख़ास एक शख्स के साथ इख्तिलाफ रखते हैं या पूरी अदालत के साथ रखते हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट में या जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर जिनसे वो बात करने की बात करते हैं वो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि वो सब की बात कर रहे हैं? आपके ख्याल से एक पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर अगर
15-20 लोग वो मैटर करते हैं और उनकी जो हम कहते हैं से है, तो क्या वो सब इख्तिलाफ रखते हैं? देखिए, हमें बड़ा प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ जी 7-8 जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, इनको अब सोचना होगा। मेरे ख्याल में ये अना का वक्त नहीं है। PTI के जो सरबराह है उनकी अनापरस्ती की वजह से आज हम इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर हैं। आप अगर सियासतदानों की बात करते हैं तो क्या सियासतदान इस वक्त बैठ के एंजॉय नहीं कर रहे? तो ये जो अना है ये वन साइडेड है, आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ PTI की जानिब से या दोनों साइड से आपको दिखाई दे रही है? सबकी है, हम इस बात पे क्यों नहीं मानते? ये सबकी है। हर शख्स अपनी अना कैसे तमाम पार्टियां कह रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, PMLN ने कहा है, तमाम जो इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टियां वो कह रही हैं मुज़ाकरात करने। वो तो कहते हैं कि हम सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं या हम जो है मुज़ाकरात के साथ माहौल भी बनाया जाता है ना साहब। मुज़ाकरात का माहौल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जब वो कहें साहब जिनके बारे में आमना कहा जाता है बड़े समझदार बंदे हैं, वो भी कहते हैं घर के चौकीदार से बात करेंगे, ऑनर ऑफ द हाउस से बात करेंगे। भाई ये क्या बात हुई? चले एक एक करके मैं सुन नहीं पा रही जी। आपको ये है कि ये बताएं कि आपका जो सदर का ओहदा है क्या वो भी पॉलिटिकल हम यहीं से नुक्ते को कंटिन्यू करेंगे, माजरत के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। पहले ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी और मैं लगारे साहब की जानिब आऊँगी। लगारे साहब, चूँकि हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए दोनों फरीकैन को झुकना पड़ता है, अपनी अनाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन आप ये कह रहे थे कि जी एक साइड मुज़ाकरात के लिए बारहा कहती रही, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाता है। सिर्फ ज़ुबानी कलामी मुज़ाकरात की दावत देने से कुछ नहीं होता। PTI का ये स्टांस है कि एक जानिब आप उनका दफ्तर गिरा रहे हैं रातों रात, फिर जो उनके लोग रिहा हो रहे हैं जेल से उनको दोबारा अंदर डाल दिया जाता है, हालांकि अदालती हुक्म होता है। तो सर, ये मुज़ाकरात का माहौल आपको लग रहा है? नहीं, कहीं वो मुज़ाकरात पर आमादगी की बात तो कहीं एक दफ़ा तो ये कहें कि हम बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं, वो तो कभी भी आमादा नहीं होते ना। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करें। ये होता है उनका तर्ज अमल, इनके साथ, ये चोरों के साथ हम मुज़ाकरात करें, हम डाकुओं के साथ हम मुज़ाकरात करें। हम तो नहीं करेंगे मुज़ाकरात, हम तो करेंगे सिर्फ आर्मी चीफ के साथ और DGISA के साथ। ये है उनका पूरा का पूरा कहना। तो अगर इस मुल्क में उन्होंने उनसे बात करनी है और अगर ये जमहूरी स्पेस चाहते हैं और जमहूरियत के लिए उनके लिए यही ज़रूरी है, यही लाजमी है कि वहाँ से जाकर स्पेस हासिल करें, तो फिर जाएं, बिस्मिल्लाह। उनको कौन कहता है कि जनाब आप ना जाएं? हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ से किसी को भी स्पेस नहीं मिलना चाहिए। रियासत के इदारे अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, अदलिया अपने दायरे में काम कर रही है, उसे अपने दायरे में काम करना चाहिए। पार्लियामेंट को अपने दायरे में करना चाहिए, मुकन्ना को अपने दायरे में करना चाहिए, फौज को अपने दायरे में करना चाहिए, सबको अपने अपने दायरे में, सबको अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। ठीक है जी, शाह साहब को कनेक्ट हमने कर लिया। शाह साहब, अब जो आप जिस तरह से बात कर रहे थे, इस हवाले से मुज़ाकरात के माहौल की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि तमाम फरीकैन को इसमें झुकना होगा और तभी आगे मामला बढ़ेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ गलती PTI की है या सिचुएशन इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि वो भी कहते हैं कि 1.5 इंच की मस्जिद आपने खड़ी की है तो हम भी खड़ी कर लेते हैं? ये गलती दोनों साइड पे नजर आ रही है आपको? क्या चीज के अंदर आर्गुमेंट करते रहे कि किसको क्या, तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। आप एक शख्स को आपने, मैं तो यह कहता हूँ या तो बिल्कुल सजा दे दें, बाकायदा दे दें उनको। जितनी गलतियां उनकी, किसने मना किया है? अदालतें आज़ाद है, अगर अदालतों के पास ताकत है तो सजा दे देनी चाहिए और एक ही दफ़ा दे दें। आप ये ना कहें कि जी पिछली सजा गलत थी, मियां नवाज शरीफ साहब को गलत सजा दी गई, उससे पहले जरदारी साहब को गलत दी गई और उसके बाद अब आजकल 2 साल बाद हम कहेंगे कि PTI के सरबराह को गलत सजा दी गई। तो पहली बात तो ये कि जिसने गलत सजा दी थी आपने उनकी अकाउंटेबिलिटी की या ना की? देखिए, थोड़ी सी जरा मेरी बात अगर वाजे हो जाए वो ये है कि अगर आप अदालतें सिर्फ सियासी सजाएं देती हैं और किसी के कहने पे देती हैं, मैं उस वक्त जो मेन बात कर रहा था, मैं ये समझता हूँ, जो मेरी जाती राय हो सकता है, इससे इख्तिलाफ हो सकता है, मैं इस वक्त जो चपकलिश है वो लोगों की और इंडिविजुअल्स की चपकलिश है आपस के अंदर। मैं नहीं समझता कि तमाम इदारे शायद इस बात को पे खुश होते होंगे। ना तो तमाम सियासतदान खुश हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट खुश है, ना मेरे ख्याल में अदलिया तमाम चीज़ों के ऊपर खुश है कि मुल्क के अंदर इस किस्म का माहौल हो। तो मैं तो यही एक मशवरा देना चाह रहा हूँ इन तमाम ताकतवर लोगों को, ये मैटर करते हैं और मेरे ख्याल में हम में से हर जो बाशऊर शख्स है वो यही चाहता है कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम चले। अब निज़ाम कैसे चले? खान साहब कहते हैं मेरी मर्जी का चले, जरदारी साहब कहते हैं मेरी मर्जी का चले, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी मर्जी का चले। जब ये लोग अब तो तमाम चीजें बुरी होती है, तमाम भी बुरी होती है। शाह साहब,
एक और चीज़ भी आमना देखें ना, अब ये अजीब व गरीब सी बात है कि अब जिस तरीके से अदालतों पे एतमाद का इजहार किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और थोड़े दिन पहले तक कितनी बदएतमादी थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई थी, आपको पता है क्या है? ठीक है, वो जुबान जो इस्तेमाल की गई वो कितनी सख्त थी। आज भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना, इंगेज नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस वक्त सोचना ये होगा कि एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय आप कलेक्टिव एक बात करें। एक शख्स बात नहीं करना चाह रहा, बाकी लोग तो बात करना चाह रहे हैं ना, वो जाके बात कर सकते हैं। अगर आपने एक शख्स को जेल में डाला हुआ तो आप उससे बात करें मुल्क की बेहतरी के लिए। मुल्क की बेहतरी के लिए आप मुल्क को लूट के खाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए एक शख्स के साथ बात करके करना चाह रहे हैं आप। बात करके ये मामला ताकि बढ़ेंगे। जी जी एहतशाम साहब, क्विकली हम अपने अगले टॉपिक की जाने पड़ेंगे। जी जी बेहतरी की तरफ जा सकती है ना, वो आरिफ अलवी साहब का जो बयान लाहौर में दिया ना अगले दिन, वो ये कहते हैं मैं 2-2.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं नाउमीद नहीं हुआ हूँ, मैं अपने एफर्ट करता रहूँगा। मेरा ख्याल है इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो बानी पीटीआई या जो क्लोज लोग हैं उनको पूरी आशीर्वाद देनी चाहिए आरिफ अलवी साहब को कि वो को मुज़ाकरात करें, और जिन सियासी लोगों को भी इनके साथ बिठाना चाहते हैं बात करें, क्योंकि उधर से तो जवाब आ गया कि हमने बात नहीं करनी आपसे। तो इस वक्त बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप अपना लैजान रास्ता खोलें, सियासी जमातों के पास जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएं। अगर आपकी हरदर्मी यही है कि ये अदालतें फैसले करें, अदालतें फैसले करती हैं आपके हक में तो ठीक है, नहीं करती तो आप जनाब गाली ब्रिगेड आपका शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाएं ताकि इनको जी मामला ठीक हो। उनके ठीक है, उनकी इस तजवीज़ को देखना चाहिए और फिर मामला आगे बढ़ाने चाहिए। एक और अहम मसला जो हमारे सामने मौजूद है, जो हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नाकिस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट या PWD ख़त्म करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि डिपार्टमेंट बतौर इदारा अपने मकासद के हुसूल में नाकाम दिखाई दे रहा है। ये वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला कैसा है, क्योंकि क्या सिर्फ ये PWD ही है जिसके हवाले से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करप्शन हो रही है, ये नाअहली है? अगर ऐसा है, ऐसे मामलात हैं तो इसको क्या सुधारा नहीं जा सकता? क्योंकि हम ये देख रहे हैं PWD वो इदारा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुल्क भर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये मैनेज कर रहा है, और 60 बिलियन के जो मंसूबे हैं उस हवाले से काम इस पर जारी है। एक्सपेंडिचर्स कम करने की एक ड्राइव थी वज़ीर-ए-आज़म की, उस हवाले से कहा जा रहा है जनाब ये फ़ैसला भी अब सामने आ चुका है, ये लाइबिलिटी बन चुका है, इस इदारे को बंद करना होगा, ये हमारे सामने एक फ़ैसला आया है। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट इसको देखें? अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। आप इस फैसले से मुत्तफ़िक हैं कि एक्सपेंडिचर कम करने का ये एक बेहतर ज़रिया है कि उसको आप इदारे को ही बंद कर दें, या उस इदारे में कुछ बेहतरी के लिए कोशिश की जानी चाहिए थी? देखिए, एक्सपेंडिचर्स तो ज़ाहिर है कम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपको IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी यही बात कही है, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही है। लेकिन क्या एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम हो रहे हैं? क्या हुक्मरानों के जो अयाशियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि कश्मीर की अभी जो हालिया कुछ वहाँ ऐसे हंगामा खेज वाक़यात सामने आए तो उसके अंदर ये मुतालबा नहीं रखा गया था अवाम की जानिब से कि जो हुक्मरान हैं और जो उनकी वहाँ गवर्नेंस बॉडीज़ हैं उनके एक्सपेंडिचर्स कम होने चाहिए, और फिर उन्होंने अमल दरामद करवाया लोगों ने। मसला यहाँ ये है कि एक्सपेंडिचर्स कम हो नहीं रहे, नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि PWD का इदारे ने बहुत काम भी किया है, लेकिन उसके अंदर जो करप्शन है वो भी अरूज के ऊपर है। हमारे तमाम पैनलिस्ट इसको बखूबी जानते हैं। मसला यहाँ यह है कि ये करप्शन तो चलें, आप PWD का इदारा ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या आप प्राइवेट कोई तरीका करेंगे? प्राइवेट के अंदर यानी कि फिर माल ज़्यादा बनेगा या कोई और सिलसिला होगा? पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस टाइम पे मुशीर के लगने के लिए कितने करोड़ रुपए चाहिए हैं। हुक्मरानी जो इदारे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इदारे हैं, जो जेम कॉरपोरेशन, दीगर कॉरपोरेशन, अभी मैं क्या नाम लूँ, यूटिलिटी स्टोर, इन सब के लिए 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपया जो है वो दे के लोग लग रहे हैं। एडवाइज़र जो लग रहे हैं, जो सूबे के लग रहे हैं, जो हर सूबे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, 35 करोड़ रुपया रेट है। इसी तरीके से जो सैनिटर हैं उनका 70 करोड़ रुपए का रेट था। कोई गलत बात कही है तो फिर करप्शन जो है वो खत्म होनी चाहिए ना। मसला यहाँ ये है कि जो करप्ट किया, अभी जो एक गंदम स्कैंडल हुआ उसके अंदर आपने जो है वो बली का बकरा बना दिया वो 4 अफसरान को। अब भाई 4 अफसरान मान लिया कि वो करप्ट थे, आप ये बता दें कि अफसरान के ऊपर कोई मिनिस्टर भी था
और मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर था, और अगर था तो फिर वो किधर है? क्या उनको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो रिपोर्ट कहाँ गई जो वजीर आजम साहब ने पेश करनी थी गंदम की, वो आज तक क्यों नहीं वजीर आजम साहब पेश कर सके? वो कौन सी मजबूरियां उनकी वो काम के सामने रख दें? दूसरी बात यह है, अगर एक वजीर आजम का लेवल का आदमी भी अपना वादा नहीं निभाएगा तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मसला यहाँ यह है कि आप PWD का इदारा खत्म करके मुतबादल क्या लाना चाहते हैं, पहले ये बताएं। आप चाइना गए हैं, चाइना के अंदर सबसे बड़ा जो अहम तरीका है वो ये है कि चाइना का एक ऐसा निज़ाम है जबरदस्त किस्म का जिसके अंदर वो किसी को बख्शते नहीं है। वहाँ जो है सजा वाले को सजा मिलती है, जजा वाले को जजा मिलती है। यहाँ उसके जो है वो बरक्स हुआ करता है, जिसको जजा मिलनी चाहिए उसको सजा मिल जाती है, जिसको सजा मिलनी होती है उसको जजा मिल जाती है। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का। तो PWD का इदारा बिल्कुल आप खत्म कर दें। आप ये बताएं कि ये गवर्नेंस का इशू है या PWD का कसूर है? इसका मतलब है कि बतौर गवर्नेंस हुकूमत जो है वो फेल हो गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इदारे खत्म कर रही है। यही PIA जब बिक के किसी और के पास जाएगी तो वो इसी 13 जहाजों के 113 जहाज बनाएगा, लेकिन जब ये हुकूमत के पास रहेगी तो एक जहाज के ऊपर 800 लोग जो है वो डिप्लॉय होंगे। जहां दुनिया में 23 लोग डिप्लॉय होते हैं, वहां 880 लोग। एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं। जी जी ठीक। एहतशाम साहब, इदारों की बेहतरी के लिए बजाय कि कोई रास्ता निकाला जाए, कुछ रिफॉर्म्स की जाएं, आप इदारा ही ख़त्म करने पर आ गए। आप इस फैसले को एक तो किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा, ये एक्सपेंडिचर्स इससे कम होंगे अखराजात, या हमें बाकी जो मामलात हैं उनको भी देखना होगा? आमना ऑन ए लाइटर नोट, आज मोहम्मद इज़हारुल हक साहब का आर्टिकल है इसी के ऊपर कि जी ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के हवाले से, तो कहने लगे कि ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि सबसे ज़्यादा करप्ट अदारा यही है। तो उन्होंने लिखा कि मेरा ख्याल है कि CDA को इस पर एहतजाज करना चाहिए कि CDA का नंबर 1 है, और CDA कहे कि जी हमसे ज़्यादा करप्ट कौन है तो हमें भी बताया जाए। तो अब देखें ना, जहाँ सूरत हाल ये हो जाए आप क्या करेंगे? अब 2 सोल्यूशन की बात हो रही है। हम ना एक मुद्दत हो गई है, लोग लिख लिख के बूढ़े हो गए हैं, क्या क्या के दुनिया से चले गए हैं, सबको पता है कि इशू क्या है। देखिए, जब अभी अब्दुल्ला बात कर रहे हैं, सारे लोग कहते हैं, बानी PTI अपनी 80% तकरीर में कहा करते थे इक़्तिदार से आने से पहले गवर्नेंस ठीक करनी है, गवर्नेंस ठीक करनी है, निज़ाम हुकूमत ठीक करना है। हुआ क्या है? ये है स्टेटस को। मुझे अच्छी तरह याद है, लगारी साहब को, बाकी साथियों को भी याद होगा, जब नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत आई थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, इन्होंने फ़ैसला किया आमना कि जी असल बुराई मुल्क में और पंजाब में ख़ास तौर पे बुराई की जड़ पुलिस है, पुलिस रिफॉर्म की जाएंगी। और उसमें उन्होंने कहा कि आज के बाद हमने SHO कम से कम जो है ना वो ग्रेजुएट होगा और नीचे वाले भी पढ़े लिखे होंगे, और हम देखेंगे कि बाकायदा हिस्ट्री देखेंगे, जो लोग आ रहे हैं उनके ख़ानदान की बैकग्राउंड देखेंगे, ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो करप्ट नहीं है। अभी आप देखें, बड़े पंप एंड शो के साथ ये मामला चला, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए गए, लोगों के सजेशन मांगी गई। मेरा ख्याल है हार्डली को 2-3-4 हफ्ते गुजरे हैं वो फिजल आउट होगी, और बताया गया कि जी बंदा ही कोई नहीं है, जो आते हैं वो सारे के सारे है। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल विल नहीं। अगर आप एक अदारे को ले लेते, पुलिस को ले लेते, बाकियों को छोड़ दें, वन गो में कोई अदारा नहीं ठीक होगा। हम ना ये उस गड्ढे में हम चले गए हैं कि आप जिस पे भी हाथ लगाएंगे ना, जिस अदारे को भी हाथ रखेंगे तो आप घूम जाएंगे कि यार इसका हम क्या करें। तो कोई एक अदारा ले लें, FBR को ले लें कि जी आप, सबसे बड़ा मसला ये है कि जी हमारे टैक्सेस नहीं इकट्ठे हो रहे, आधे से ज़्यादा पैसा जो है जो आता है वो खाया चले जाता है। सारी दुनिया कहती है इतना ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बड़े कम मुल्कों में है। इस पर 10% टैक्स GDP अपना रेवेन्यू हमारा है, वो IMF भी कह रहा है कि इस वक्त 14% आप ले जा सकते हैं। अब करने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर ये फैसला हो जाए जो हम मांगते फिर रहे हैं, ये काम रुक जाएगा। आज आपके कराची में, लाहौर में, बाकी जगहों पे इतने ज़बरदस्त तरीके से जो अब ज्यादतियाँ हो रही हैं, पुलिस खुद इन्वॉल्व है हर काम में। अगर पुलिस को ठीक कर दें तो सारे ठीक हो, लेकिन आखिरी बात है, हम ना कोई ठीक करने के लिए तैयार है। जब यही पुलिस वाले पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर सारे काम करते हैं और पॉलिटिकल लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, तो कौन ठीक करेगा? तो यहाँ तो इन्हीं की सरपरस्ती में एग्जैक्टली हम देख रहे होते हैं। जी 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 चलें, शाह साहब की जाने बढ़ते हैं। शाह साहब, ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, एक तो इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, दूसरा ये कि जो स्टेट प्रॉपर्टीज़ एंड जो हम देख रहे हैं कि स्टेट बिल्डिंग्स हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी यही इदारा था। अब जब ये नहीं होगा तो इसका मुतबादल क्या होगा? देखिए, अब्दुल्ला भाई ने एक बड़े मजे की बात की कि आपका सिस्टम इदारों का नहीं है खराब, आपका गवर्नेंस सिस्टम खराब है। और गवर्नेंस सिस्टम आपका चलाता है बाबू, जो फेडरल चीफ सेक्रेटरी से लेके तो प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरी तक, और उसके नीचे आपका जो PND डिपार्टमेंट और ये तमाम होते हैं। आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ फेडरल लेवल के ऊपर
एक इदारा, कितने इदारे एक काम के लिए आपने रखे हुए हैं? अगर आप मिसाल के तौर पर फेडरल टेरिटरी की बात करें तो आपके पास CDA का इदारा जो कि डेवलपमेंट और तमाम चीज़ें कर रहा है, तो उसके साथ साथ आप पैरेलल दूसरे डिपार्टमेंट्स को क्यों देते हैं? देखिए, ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अब्दुल्ला साहब ने तो कहा कि जी एडवाइजर और मिनिस्टर लगने के लिए, यहाँ तो आप यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर लगने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल लगने के लिए, नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल लगने के लिए 5-5 और 10-10 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं। तो आप ये पूछिएगा कि जिस मुल्क के अंदर जो तालीमी निज़ाम को चलाने के लिए वो पढ़े लिखे प्रोफेसर, PhD डॉक्टर और स्कॉलर्स 5-5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, बल्कि रेट लगाई जा रहे हैं कि 5 से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए, आप मुझे वाइस चांसलर लगा दें, तो आप क्या तवक्को रखेंगे? मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, आपकी ओवरहालिंग सिस्टम की होनी चाहिए, आपके इदारों का कसूर नहीं है। जैसे PIA की बात कर रहे हैं कि PIA वाकई आपको 400 गुना कमा के दे सकती है। जब 1960s की बात है तो PIA कहाँ पे थी? स्टील मिल कहाँ पे थी? आज आप स्टील मिल को जिस तरीके से कल पौने दामों बेचने की कोशिश करें, आप सिर्फ स्टील मिल के एसेट्स को काउंट कर रहे हैं, वो ट्रिलियंस ऑफ जो है रुपीस के हैं, आप उसको कितने रुपए में जाके ऑक्शन कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ, देखें, बात वही है कि आपका एक करप्ट टोला, करप्ट निज़ाम, और आपके अंदर अशराफिया का जो एक निज़ाम है मुल्क के अंदर, जमहूरियत के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरे ख्याल में आपकी उसकी ओवरहालिंग की जरूरत है। पार्लियामेंट के अंदर एक सेनेटर थे अनकोट का, बल्कि मैं नाम नहीं दूंगा, जमात इस्लामी साहब के सेनेटर थे मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने बल्कि ऑन द रिकॉर्ड कहा कि पार्लियामेंट और आपका जो सेनेट है वो ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आप कोई वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जो कि इदारों की बेहतरी के लिए हो, जो आप कौम की बेहतरी के लिए करें। आप सिर्फ माफियाज की बेहतरी के लिए जो है यहाँ पे लेजिस्लेशन करते हैं। जब माफियाज वहाँ पे बैठे होंगे तो हाल ये चले हमारे पास मेरे ख्याल में, मैं ठीक है इंटेंशन को नहीं देखता जी बुरी है, लेकिन मेरे ख्याल में मजबूर है कि वाकई वो जो है वो गंदम चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आप इस डिपार्टमेंट को खत्म करके क्या बेहतरी लाना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ये भी एक रिडंडेंट एक्सरसाइज है। जी ठीक, लगारी साहब। जी, असल बात यह है कि वफाक की तरफ से सूबों के अंदर जो डेवलपमेंट्स का काम PWD के थ्रू हो रहा था, उन कामों को ख़त्म करने के लिए, और वफाक के ऊपर सोकार्ड जो वफाक के ऊपर बोझ है, और बोझ नहीं था, बहुत जिम्मेदारी थी वफाक की जो उन्हें उसे पूरी करनी थी, उसे ख़त्म करने के लिए निगरान वज़ीर ख़जाना ने एक समरी जो है वो मूव कराई थी कि जनाब ये PWD को ख़त्म करने से जो है ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। प्रोजेक्ट जो काम करते पंजाब में भी अरबों के थे और खैबर पख्तूनख्वा में भी अरबों के थे। ज़्यादा प्रोग्राम जो थे वो प्रोजेक्ट जो थे वो बलूचिस्तान के थे, सिंध के तो बहुत ही कम थे, मेरे ख्याल में कोई लगभग 1 अरब के भी नहीं थे। तो ऐसी सूरत हाल में अब इन्होंने फैसला किया है कि नहीं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि इससे जान छुड़ाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। बहुत से एंटी करप्शन को आप ख़त्म करें ना, क्योंकि आज तक आपने करप्शन का ना कोई केस पकड़ा, ना साबित किया, ना कुछ, और तनख्वाहें हैं जा रही हैं, लोग हैं पाले जा रहे हैं। उनका सिर्फ ये काम है कि बैठे हुए किसी को भी नोटिस भेज दें और बुला लें और कहें जी आप पेश हो जाइए। तो यहाँ ये हो रहा है। और फिर उसके बाद जितने दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कहा जो कुछ कहा गया है, मुझे तो शर्म आती है कि अगर टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए आप पैसे लेते हैं, आप प्रोफेसर के लिए पैसे लेते हैं, अगर आप लेक्चरर के अपॉइंटमेंट के लिए पैसे लेते हैं, अगर आप इन चीज़ों के लिए तबादलों और पोस्टिंग के लिए आप पैसे लेते हैं, तो फिर मुल्क में गवर्नेंस नहीं हो सकती है। आप ख़त्म कर दें सारी चीज़ों को। और इनने ये हल निकाला है कि हल ये है कि चीज़ों को ख़त्म कर दो। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन का सवाल उठाया है हमारे ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने, मैं एग्री करता हूँ। भाई असासे देख लो ना, ठीक, PIA के असासे इतने ज़्यादा हैं कि वो आपके बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन लगारी साहब वक्त कम है, एक बात बताऊं, यहाँ पे एग्रीकल्चर ये जो अपना ज़रूरी तरक्याती बैंक है, ये पिछले दिनों इनकी 200 पोस्ट निकली है ग्रेड 16 की, और बबांगे 2 लोगों ने कहा जी 5 लाख रुपया जो बंदा देगा वो पास होगा, उसको हम रखेंगे। अब ये बड़ा वाज़े तौर पे इस्लामाबाद में लोग 5 लाख ट्रिप दे के और वहाँ पे बंदे भर्ती हो रहे हैं ग्रेड 16 में ज़रूरी तरक्याती बैंक में। अब क्या करेंगे आप? ठीक, चले भाई, आपका इस हवाले से टेक आ चुके हैं। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।